Welcome back to our YouTube channel. It's part 3 of SST sample paper question. So let's start students. ओके देखो हमारा लॉन्ग आंसर में 17 क्वेश्चन क्या है। आप लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लॉन्ग आंसर्स को याद रखने में, याद करने में। तो आप लोग इसको पहले समझ लो एंड देन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो अपने ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई करना, ठीक है। अगर पूरा रटोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। देखते हैं क्या है 17 क्वेश्चन नंबर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अभी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि राइट्स क्या होते हैं, जिससे आपको आपका अधिकार मिलता है, फ्रीडम मिलती है, ठीक। तो इसमें एक ऑप्शन दे दिया है कल्चरल और एजुकेशनल का। तो एजुकेशनल में क्या है, सबको राइट्स है पढ़ाई करने का, ठीक। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, कास्ट के बेस पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, कि अपर कास्ट वाले पढ़ रहे हैं, लोअर कास्ट वाले नहीं पढ़ रहे हैं। सबको स्टडी करने का उतना ही राइट्स है, जितना बड़े लोगों का है उतना छोटे लोगों को है, ठीक। और कल्चरल, कल्चरल मीन्स क्या, जो आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो वो आप फॉलो कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप इस रिलीजन के हो तो आप ये प्रैक्टिस नहीं करो, आप ये पूजा नहीं करो, आप सारा कुछ कर सकते हो। Let's read the answer. Cultural and educational rights are language, script and cultural. India is a land of various languages, script and religious. देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चरल एंड रिलीजियंस के लोग रहते हैं और वो सबको इक्वली राइट है। ईच वन हैज़ इट्स ओन कल्चर। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट्स द कल्चर, लैंग्वेज and script of all. Any community which has language, script of its own has the rights to develop them. देखो अपने कल्चर रिलीजन का वो खुद डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे किसी धर्म का स्कूल होता है तो उसमें बैन नहीं लग जाएगा, वो अपना स्कूल ओपन कर सकते हैं और अपने जो रिलीजियंस के लोग रहते हैं वहाँ उसका प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। इवन माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हैं वो उनके पास भी ये राइट्स है कि वो अपना स्कूल ओपन कर लें और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सारी चीज़ें वो ओपन कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, ठीक। इसमें कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज एंड कल्चर में। एनी स्कूल कैन टीच एनी कल्चर। फॉर ओपनिंग स्कूल एंड कॉलेजेस दे कैन सेलेक्ट एनी प्लेस। और ऐसा भी नहीं है कि प्लेस डिसाइडेड है कि आप यहाँ पे कर सकते हो या इस पर्टिकुलर एरिया में कर सकते हो। आप कहीं पे भी किसी भी प्लेस में किसी भी कल्चर का स्कूल कॉलेज सेटअप कर सकते हो और पढ़ा सकते हो, ठीक। तो आप इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसका ऑप्शनल है, ठीक। तो देखते हैं क्या है। डिस्कस बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। ये कहाँ होता है, एक राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर, पार्लियामेंट में होता है ये हाउसेस। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, कितने कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे ये चलता है, ठीक। तो देखो फर्स्ट राज्यसभा, देयर आर टोटल 250 मेंबर्स। इसमें टोटल कितने होते हैं 250, और लोकसभा में कितने होते हैं 545, ठीक। इतने मेंबर्स होते हैं, इतने सीट्स होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में। अब कितने इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ठीक। 238 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं एंड इसमें 543 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, ठीक। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। 238 एंड लोकसभा में 543। अब बाकी के जो बचे, देखो यहाँ 250 है, यहाँ 238 तो इलेक्ट हो रहे हैं, तो बाकी के जो 12 मेंबर्स हैं वो क्या रहेंगे, नॉमिनेटेड होंगे, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे उनको। राज्यसभा के 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे और बाकी के जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे। और इसमें के जो 2 मेंबर्स हैं 543 हो गया, बचे 2 लेफ्ट, वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज 6 ईयर और लोकसभा 5 ईयर। देखो जो इनका टाइम पीरियड होता है ना रूल करने का, या उनके सीट का जो टाइम है पर्टिकुलर, राज्यसभा का होता है 6 ईयर और लोकसभा का होता है 5 ईयर, ठीक। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट and the member of Lok Sabha represent a single parliament constitution. ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में क्या है, इन छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो उसके बेस पे तो देखेंगे कि इन छत्तीसगढ़ द टोटल सीट्स ऑफ राज्यसभा सीट्स आर 6 एंड लोकसभा के, अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ से लोकसभा में कितने सीट्स हैं 11, मतलब यहाँ के 11 मेंबर्स लोकसभा में रहते हैं और यहाँ के 6 मेंबर रिप्रेजेंट होंगे
राज्यसभा में। ठीक, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, why were the Indian soldiers in the English army not satisfied before 1857? इंडियन जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थे, वो सेटिस्फाई क्यों नहीं थे? इस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, वो उस आर्मी में जब थे तो वो सेटिस्फाई क्यों नहीं थे? तो देखते हैं क्या क्या रीजंस था। कुछ तो प्रॉब्लम होगा। देखो, फर्स्ट तो ब्रिटिशर्स उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, ठीक, और सेकेंडली ना उनको बहुत लो पोस्ट में रखते थे, और जितना भी उनका टैलेंट था उसको कुछ टैलेंट नहीं समझते थे, अपने अकॉर्डिंग काम करवाते थे, और अपने लोगों को ही वो अच्छे पोस्ट देते थे और इंडियन आर्मीज को नहीं देते थे। पढ़ते हैं, यही सारा कुछ लिखा हुआ है। इंडियन सोल्जर्स was disconnected among the Indian soldiers because of the following reasons. Okay, Indian soldiers were first famous for Indian soldiers were famous for their honesty, but the Britishers always used to look them down. देखो, बता रहा है कि उनको लुक डाउन, उनको अच्छा नहीं समझते थे और छोटे पोस्ट में ही अपॉइंट करते थे। इन ब्रिटिशर्स आर्मी द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज वेरी हाई, बट दे वर नॉट गिवन हाई पोस्ट और प्रमोशंस लाइक ब्रिटिश सोल्जर्स। देखो, इंडियन के सोल्जर्स का ना बहुत बड़ा, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोग होते थे आर्मीज में, लेकिन उनको कोई भी बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, ना उनको प्रमोट किया जाता था जैसे ब्रिटिशर्स को कर देते थे। उनको बहुत जल्दी प्रमोट कर देते थे और उनको अच्छे पोस्ट में रखा जाता था। White soldiers were paid more salary compared to Indian soldiers. They were given an extra allowance when they sent to war, but the Indian soldier allowance was withdrawn. अच्छा देखो, वाइट सोल्जर्स मतलब होते हैं ब्रिटिशर्स, उनको ज़्यादा सैलरी दिया जाता था एज कम्पेयर टू इंडियंस आर्मी। ठीक, उनको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उनको ज़्यादा पेड कर रहे हैं और इंडियंस को नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं जहाँ वो सेम काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, फिर भी उनको कम मिल रहा है। बैन वॉज पुट ऑन द इंडियन सोल्जर ऑन पुट तिलक on their forehead, putting pagdi, on putting beard, etc. This disturbed their religious sentiments. देखो, और बैन कर दिया गया था। जो हमारा इंडियन का कल्चर है कि तिलक लगाना, और जो मोस्टली पंजाबीज होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं सर पे, तो वो सब उन्होंने मना किया था कि ये सब नहीं करना है। वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहे थे, तो ये रिलीजियंस पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, उनको अपना कल्चर फॉलो करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सबको राइट्स है अपना कल्चर फॉलो करने का। इंडियन सोल्जर्स वर सेंट टू ओवरसीज फॉर फाइटिंग बैटल्स वर एज इन दोज डेज क्रॉसिंग ओवरसीज वॉज अगेंस्ट रिलीजियंस। देखो, अब उनको ना वॉर में भी भेज दिया जाता था। कोई ब्रिटिशर्स आर्मी नहीं जाएंगे, उनके सोल्जर्स नहीं जाएंगे, लेकिन इंडियन के जो थे उनको भेज दिया जाता था। क्या ये समुद्र के बाहर जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे वॉर लड़ने के लिए, तो ये उनके कल्चर में नहीं था, इंडियन के कल्चर में नहीं था, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता था। इन 1856 फॉर इंडियन सोल्जर्स फील्ड रिफाइल्स एंड न्यू cartage were introduced to open this cartage. They had to use this teeth. Soldiers believed that this cartage was simmered with fat of cows and pigs. Use of this cartage offend the religious sentiments both the Hindu and Muslims. देखो, ये जो कार्टेज होता है ना, ये कुछ गन्स वगैरह जो आता है उसमें पैक्ड रहता है, ठीक, इसी से पैक किया जाता है। तो सोल्जर्स ना इसको कुछ अपने तीत वगैरह से निकालने में हेल्प करते थे। तो उसमें क्या माना गया, कुछ टाइम बाद ये ऐसा फैल गया लोगों में बात कि वो किससे बन रहा है कार्टेज, काऊ और पिग्स के मीट से बन रहा है, उसमें यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे कल्चर के खिलाफ था। मुस्लिम में पिग्स वगैरह को नहीं मानते हैं और काउस जानते हो पूजा करते हैं, तो उसके कारण ये उन लोगों ने इसके अगेंस्ट बोलना चालू किया कि ये सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन द फॉलोइंग डेट्स। अब देखो, जो जो यहाँ डेट्स दिए हैं उस टाइम पे कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे और क्या इससे रिलेटेड है। देखो, 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ था इसमें ना, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ठीक, एक साइड हिंदू मेजॉरिटी थी, एक साइड मुस्लिम मेजॉरिटीज थी। और ये क्यों किए थे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनको ना यूनिटी देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बहुत यूनिटी में हो रहा है, तो ऐसे करेंगे तो हमको ये लोग हटा देंगे। तो उन्होंने सोचा था कि
हम इनको अलग कर देते हैं ताकि इनकी यूनिटी टूट जाए और हमको बेनिफिट्स हो। लेकिन क्या हुआ था, ये मे बी लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, इस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे। इसमें क्या करते हैं, वो डिवाइड पार्टीशन कर देते हैं, लेकिन क्या हुआ ये ना जैसे उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ, पार्टीशन तो कर दिए उन्होंने, हिंदू मुस्लिम अलग अलग तो कर दिए, लेकिन उनके जो ब्रिटिशर्स के सामान आते थे, इंडियंस लोगों ने क्या किया, उनको सामान यूज करना बंद कर दिया। और इसी टाइम पे क्या स्टार्ट हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट, मीन्स जो इंडिया का सामान है वही यूज करो। और जो इनके स्कूल्स वगैरह थे ना, वहाँ लोग पढ़ना बंद कर दिए थे, तो ये सब इम्पैक्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्या है 1907, इसमें क्या हुआ था, सूरत सेशन। इसमें कांग्रेस पार्टी का डिवीजन हो गया था। कैसे हुआ था, कांग्रेस में गांधी जी थे। अब इसमें दो टाइप्स के लीडर, मतलब जो लीडर्स थे ना, और उनका डिसीजन साथ में नहीं हो रहा था, अलग अलग उन लोग डिसीजन ले रहे थे। कैसे, कुछ लोग को चाहिए था कि वॉर करके वो फ्रीडम पाएं, और गांधी जी चाहते थे या उनके टीम्स के लीडर्स चाहते थे कि नहीं, पेशेंटली या पोलाइटली उनको वर्क करना चाहिए और उसके बाद उनको फ्रीडम लेना चाहिए। ठीक, तो ये दो पार्टीज में डिवाइड हो गया था उस टाइम का। तो कब हुआ था ये, 1907 सूरत सेशन। अब 1910 में क्या हुआ था, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना। इसमें क्या हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ भूमकाल बस्तर रिवेलियंस। इसके जो ये किसके रिलेटेड हो रहा है ये रिवॉल्ट, फॉरेस्ट वगैरह, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स रिवॉल्ट है ये, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स ने किया था इसको। क्या किए थे इसमें उन लोग, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो ब्रिटिशर्स थे सारे फॉरेस्ट कट कर दे रहे थे, तो उनकी जगह होती है वहाँ रहने की, ट्राइबल्स को वहाँ रहना होता है। अब वो बहुत उनको प्रिय होता है ना, वो अपना घर सबको पसंद होता है, तो वो फॉरेस्ट से रिलेटेड ऐसा नहीं देख पा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर्स ऐसा कर रहे थे, सारे छोटे बड़े जो भी थे ट्राइबल्स, सारे लोगों ने इसमें रिवॉल्ट किया कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं। और इसका मेन लीडर कौन था, गुंडाधुर करके नाम है, वो इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है। और ओके, नेक्स्ट 1916 में क्या हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी मीटिंग। एक पार्टी मीटिंग किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि कैसे क्या करना है उस टाइम। ये ना आफ्टर वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो लीडर्स को मीट कर रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए इंडिया में, वो सब डिसीजन के लिए था। अब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कब हुआ था, ये हुआ था जस्ट आफ्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अब इसमें ये गांधी जी लेके आए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें गांधी जी ने क्या बोला था, क्या वो वॉर किए थे, नहीं, वो वॉर वगैरह से अगेंस्ट रहते थे ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को बहुत इम्पेक्ट हुआ। कैसे, सारा उनका सामान वगैरह यूज करना बंद कर दिए थे, उनको कॉपरेट नहीं कर रहे थे। इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स हमारे द्वारा ही रूल करते थे, इंडियंस ही उनको हेल्प करते थे, उनको थोड़ी पता था सारा चीज, तो इंडियंस के विदाउट हेल्प वो रूल नहीं कर सकते थे, ठीक। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये हुआ। और लास्ट आप लोग जानते हैं 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट चला था। तो इसमें क्या था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जब लास्ट में इसमें इसमें तो बहुत सारे लीडर सब जेल में थे, फिर भी ये मूवमेंट रूल कर रहा था। कैसे, क्योंकि सारे लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया था और ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि और हम लोग यहाँ रूल नहीं कर सकते, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड आप स्टोरीज से रिलेटेड भी इसको याद कर सकते हो। इसमें डिवीजन हुआ था, इसमें पार्टीशन हुआ था, ठीक। और एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शनल, where and why was the first mechanized cotton mill was set up in India। जो कॉटन मिल किसने स्टेबलाइज किया था, ब्रिटिशर्स ने, वो कहाँ स्टेबलाइज किया था, कौन से प्लेस में किया था। तो देखो मुंबई, मुंबई ना उनको बहुत स्विचेबल लगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में वहाँ उनको लेबर्स इजीली मिल जाएंगे, और सबसे मोस्ट मुंबई का जो क्लाइमेट है वो बेस्ट था कॉटन वगैरह के लिए, ठीक। तो उन्होंने ना बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि मुंबई। देखते हैं क्या क्या लिखा है, द क्लाइमेट, देखो फर्स्ट लिखा है क्लाइमेट, ठीक, मॉइस्ट होता है और हॉट होता है, तो ये कॉटन के लिए बेस्ट है। सेकंड क्या लिखा है, मुंबई इज अ बिग पोर्ट, प्रोवाइड फैसिलिटी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देखो उनको मिल रहा है
गुड्स इजीली वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी उनको इजीली यहाँ से अवेलेबल हो रहा था। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर इज देयर इन मुंबई, सो एफिशिएंट वर्कर्स आर अवेलेबल। बहुत सारे वर्कर्स वहाँ अवेलेबल थे। अब क्या है, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फॉर दिस माइन। वहाँ कोल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी, मतलब ऑल ओवर जितनी भी फैसिलिटीज़ है मुंबई में ही अवेलेबल थी, तो उनको ये स्विचेबल लगा। इसलिए सबसे फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ सेटअप हुआ था, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लैनेट और इंडियन इंडिपेंडेंस। एक एक करके देखते हैं। कैबिनेट मिशन में क्या था, 1946 को हुआ ये। द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट अनाउंस दे विल एंड द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। अ कैबिनेट mission sent to the India have negotiation with India's leaders, transfer of power. It proposed the formation of interim government and a constitution assembly comprised the member elected by provincial legislature and nominees of the ruler of India states. This was called the cabinet mission. अच्छा देखो, इसमें क्या होता है ना, ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम लोग ठीक, वो लोग डिसाइड करते हैं, ऐसा एक मीटिंग बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ठीक है आप लोग अपना रूल्स बना लो, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो और आप लोग रूल करो। ये भी उस टाइम पे हुआ था, लास्ट एंड में, जब उनको समझ आ रहा था धीरे धीरे कि अब यहाँ हम लोग का रूल ख़त्म ही होने वाला है। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ना, उसके बाद ब्रिटिशर्स बहुत वीक हो गए थे, ठीक, उनका बहुत हार्म हो गया था उसमें, तो उन्होंने ये थोड़ा डिसीजन लेने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। माउंटबेटन प्लान में क्या है, इन मार्च 1947, देखो 1947 का टाइम आ गया। माउंटबेटन वाज मेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन हैड अ टॉक विथ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, लास्ट गवर्नर जनरल है जो यहाँ रूल करके गए हैं, ठीक। इसके बाद तो इंडिपेंडेंस मिल जाती है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, व्हेन ही फाउंड नो स्कोप ऑफ द म्यूचुअल एग्रीमेंट फॉर वन नेशन, ही एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो माउंटबेटन है ना, वो उन्होंने ट्राई किया था कि कैसे यूनिटी में रहे इंडिया, पाकिस्तान इंडिया दोनों साथ में रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था। ये मुस्लिम्स चाहते थे या मुस्लिम लीगर्स चाहते थे कि उनको सेपरेट पाकिस्तान मिले, और इंडियंस, ये सब वॉर चल रहा था। तो क्या होता है, फिर लास्ट में उनको मानना पड़ता है कि ठीक है अब ये यूनिटी में नहीं रह सकते, अब इनको डिवीज़न ही करना पड़ेगा, एक को पाकिस्तान देना पड़ेगा, एक को इंडिया। जो मुस्लिम लीग है वो उनको सेपरेट पाकिस्तान देना पड़ेगा। तो इस माउंटबेटन प्लान में ये। नेक्स्ट क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक, लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस शॉर्ट नोट का। ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास। देखो कब हुआ था एक्ट पास, 18 जुलाई 1947। द कंडीशन ऑफ दिस एक्ट वेयर इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी इंडिपेंडेंट नेशन। अलग अलग बना दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। बोथ द नेशन विल हैव द राइट टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही कंट्रीज को अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की राइट्स थी। इंडिया एंड ऑफ द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन इंडिया एंड ब्रिटिश रूल, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के फाइनली रूल यहाँ ख़त्म हो गए थे, जिन जिन वो पोस्ट में थे उनका पोस्ट सब खत्म हो चुका था। एक्ट ऑफ 1935, देखो जो 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, वो कब तक चलने वाला था, जब तक इंडिया अपना खुद का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ला लेता, तब तक किसके हिसाब से काम होगा कंट्री में, ये 1935 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फोर्थ में क्या, सिक्स में क्या है, देयर विल बी एंड ऑफ ऑल द ओल्ड ट्रीटीज विथ इंग्लैंड। जितनी भी पॉलिसीज या ट्रीटीज थी इंग्लैंड के साथ में, वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि अब इंडियंस खुद डील करेंगे। बोथ द नेशंस विल हैव द राइट टू हैव देयर ओन गवर्नर जनरल, ठीक है। उनको राइट्स था कि वो खुद अपने लिए गवर्नर जनरल या लीडर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट भी है। अब देखो ये बहुत इजी भी है, आप इसको समझ सकते हो। आपको डायग्राम्स के थ्रू बताना है कि क्या बोला जा रहा है। देखो क्या है, इट हैज़ अ हायर बर्थ रेट। फर्स्ट में देखो, इट हैज़ अ हायर बर्थ रेट देन दैट रेट, इट शोज पॉपुलेशन
ग्रोथ। देखो ये आप लोग को दिख रहा है डायग्राम, इसमें बर्थ रेट का वेटेज ज़्यादा है और डेथ रेट का वेटेज कम है। इसमें क्या है, बर्थ रेट इस टाइम पे ज़्यादा थी, ठीक, देखो, और डेथ रेट कम था, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन, इट शोज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन तो ग्रो करेगा। अब इधर सेकंड में क्या शो कर रहा है, दोनों इक्वल है, देखो इक्वली है दोनों का, किसी का वेट ऊपर नीचे नहीं है। इन दिस बोथ बर्थ रेट्स आर इक्वल, इट शोज द होमोजीनियस पॉपुलेशन। इसका मतलब एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है, बैलेंस्ड में है, ठीक, बर्थ रेट और डेथ रेट, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह सब प्रॉपर यहाँ पे दी जा रही है या है अवेलेबल है एक कंट्री में। इन दिस बर्थ रेट इज लेस, देखो इसमें बर्थ रेट कम है और इसका वेटेज ज़्यादा है, डेथ रेट का वेटेज ज़्यादा है, बर्थ रेट का कम है। ये क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन इसमें डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है, ठीक। और मतलब ये कैसे हो सकता है, मैरिजेस वगैरह लेट कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तब ये क्रिएशन स्टार्ट होगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, तो सबसे बेस्ट क्या है ये, जिसमें इक्वली है कि मैनेज्ड है, जितना डेथ रेट है उतना बर्थ रेट, ठीक। ओके ओके, तो हियर हमारा एसएसटी का फर्स्ट खत्म होता है मॉडल पेपर। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।